नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्राइम की दुनिया के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अपने बेटे की तस्वीर के सामने खड़े जय भगवान की आंखें बार बार डबडबा रही थी। हाथ में पड़े रुमाल से आंखों में झलक आए आंसुओं की बूंदों को साफ करते हुए वो अब बार बार एक ही बात बुदबुदा रहे थे। बेटा, आज मेरी लड़ाई पूरी हो गई। तेरे एक कातिल को मैंने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तू जहां भी है देखना कि तेरा ये बूढ़ा बाप तेरे कातिलों को उनके किए की सजा जरूर दिलाकर रहेगा। कहते कहते जय भगवान अचानक रोने लगे। रोते रोते उनकी आंखों के आगे अतीत के वो लम्हे उमड़ घुमड़ रहे थे जिन्होंने उनकी हंसती खेलती जिंदगी को अचानक आंसुओं में बदल दिया था। बाहरी दिल्ली के समलखा में रहने वाले जय भगवान प्राइवेट नौकरी करते थे। उनके दो ही बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा डैनी। 9वीं कक्षा तक पढ़े रवि ने 18 साल की उम्र में पिता का सहारा बनने के लिए ग्रामीण सेवा वाले ऑटो को चलाना शुरू कर दिया था। 3 साल बाद माता पिता को रवि की शादी की चिंता सताने लगी। समलखा की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले शेर सिंह जय भगवान की ही बिरादरी का था। शेर सिंह की पत्नी कमलेश राजस्थान के अलवर जिले में टपुकड़ा की रहने वाली थी। उसने अपनी साली शकुंतला का रिश्ता रवि से करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत शुरू हुई। कई दौर की बातचीत के बाद रवि का शेर सिंह की साली शकुंतला से रिश्ता पक्का हो गया। शकुंतला के पिता पतराम और माँ भगवती के 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी कमलेश की शादी हो चुकी थी। शकुंतला 5वें नंबर की थी। उससे छोटा एक और लड़का था, उसका नाम था राजू। दोनों परिवारों की पसंद और रजामंदी से 8 फरवरी 2011 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ रवि और शकुंतला की शादी हो गई। लेकिन शादी की पहली रात को रवि कुछ रस्मों के कारण अपनी दुल्हन के साथ सुहागरात नहीं मना सका। संयोग से अगले दिन कुछ नक्षत्र योग के कारण शकुंतला को पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाना पड़ा। नक्षत्रों के फेर के कारण शकुंतला को 1 महीने तक मायके में ही रहना पड़ा। किसी तरह 1 महीना गुजरा। 21 मार्च 2011 को रवि अपने ससुराल अलवर से अपने घर समलखा दिल्ली वापस ले आया। शकुंतला उस दिन थकी थी, लिहाजा रवि की पत्नी के साथ सुहाग रात की मुराद पूरी नहीं हो सकी। अगली सुबह शकुंतला ने घर में पहली रसोई बनाकर पूरे परिवार को खाना खिलाया, जिसके बाद जय भगवान अपनी नौकरी के लिए चले गए। दोपहर को शकुंतला अपने पति को साथ लेकर इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाली बड़ी बहन कमलेश से मिलने के लिए उसके घर चली गई। लेकिन शाम के 7 बजे तक जब बेटा और बहू घर नहीं लौटे तो जय भगवान ने बेटे रवि के मोबाइल पर फोन मिलाया। उसका फोन स्विच ऑफ मिला। जय भगवान छोटे बेटे को लेकर रवि के साड़ू शेर सिंह के घर पहुंचे तो शकुंतला ने बताया कि रवि को रास्ते में ग्रामीण सेवा चलाने वाले कुछ लोग मिल गए थे। रवि उसे घर के पास छोड़कर ये कहकर चला गया था कि कुछ ही देर में वापस लौट आएगा, लेकिन उसके बाद से ही वो वापस नहीं लौटा है। जय भगवान बहू शकुंतला को उसकी बहन के घर से अपने साथ लेकर आ गए, लेकिन पूरी रात बीत जाने पर भी रवि घर नहीं आया। अगली सुबह 23 मार्च 2011 को जय भगवान ने टपुकड़ा थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की सूचना लिखा दी। रवि के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद अगले दिन शकुंतला के घर वाले भी अपने पड़ोसी कमल सिंगला को लेकर हमदर्दी जताने के लिए जय भगवान के घर पहुंचे। उन सब ने भी जय भगवान के साथ मिलकर रवि की तलाश में इधर उधर भाग दौड़ की। कई दिनों तक जब रवि का कोई सुराग नहीं मिला तो 10 दिन बाद मायके वाले शकुंतला को अपने साथ वापस अलवर ले आए। इसी तरह वक्त तेजी से गुजरने लगा। टपुकड़ा पुलिस ने लापता लोगों की तलाश के लिए की जाने वाली हर कार्रवाई की। घर वालों ने जिस पर भी रवि के लापता होने का शक जताया, उन सभी को बुलाकर पूछताछ की गई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। बेटे का सुराग नहीं मिलता देख जय भगवान ने उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिस पर दिल्ली पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस जारी होते ही दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों के कान खड़े हुए और इसी के आधार पर पीड़ित जय भगवान की शिकायत पर 16 अप्रैल 2011 को रवि की गुमशुदगी के मामले को टपुकड़ा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली।
जय भगवान से पूछा गया तो उन्होंने पुलिस के सामने शंका जाहिर की कि उन्हें शकुंतला के भाई राजू और उनके पड़ोसी कमल सिंगला पर शक है। वो कोई ठोस कारण तो नहीं बता सके, लेकिन उन्होंने बताया कि शादी होने से पहले कमल ही शकुंतला के घर वालों के साथ हर बार उनके घर आया, जबकि वो उनका रिश्तेदार भी नहीं है। हालांकि पुलिस के पास कोई पुख्ता आधार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों को बुलाकर पूछताछ की गई, मगर ऐसी कोई संदिग्ध बात पता नहीं चल सकी जिसके आधार पर उनसे सख्ती की जाती। पुलिस ने शकुंतला, उसकी बहन कमलेश, जीजा शेर सिंह और भाई राजू के साथ कमल सिंगला के अलावा भी अलवर जाकर कुछ और लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस को आशंका थी कि कहीं रवि की शादी उसके घर वालों ने बिना उसकी मर्जी के तो नहीं की थी, जिससे वो अपनी पत्नी को छोड़कर खुद कहीं चला गया हो। इस बिंदु पर भी जांच पड़ताल हुई, लेकिन पुलिस को कोई सिरा नहीं मिला। रवि के पिता ने कमल सिंगला नाम के जिस युवक पर आरोप लगाया था, वो उस समय 19 साल का भी नहीं हुआ था, इसलिए पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। वैसे भी पुलिस को कमल के खिलाफ ऐसा कोई आधार नहीं मिल रहा था कि वो रवि के अपहरण का आरोपी ठहराया जा सके। जांच में ये भी पता चला था वारदात वाले दिन कमल अलवर में ही था। रही बात राजू के इस वारदात में शामिल होने की, तो वो भला अपनी ही बहन के पति का अपहरण क्यों करेगा, जिसकी शादी अभी 1 महीना पहले ही हुई है। दोनों के खिलाफ ना तो कोई सबूत मिल रहा था और ना ही रवि के अपहरण या हत्या के पीछे पुलिस को कोई आधार दिख रहा था। पुलिस को साफ लग रहा था कि रवि की लाइफ में ऐसा कुछ जरूर है जिसे परिवार वाले छिपा रहे हैं, और उसके लापता होने का ठीकरा उसकी पत्नियां दूसरे लोगों पर फोड़ रहे हैं। पुलिस को लगा कि या तो शादी से पहले रवि का किसी दूसरी लड़की से संबंध था, या उसका अपने पेशे से जुड़े ग्रामीण सेवा के किसी ड्राइवर से पुराना विवाद था, और शायद इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई हो। टप्पूकड़ा पुलिस ने उस इलाके के ग्रामीण सेवा चलाने वाले कई ड्राइवर और रवि के टेम्पो के मालिक से भी कई बार पूछताछ की। उसके चरित्र और दुश्मनी के बारे में भी जानकारी हासिल की गई, लेकिन कहीं से भी ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा कि जांच को आगे बढ़ाने का रास्ता मिलता। उसी दौरान हाई कोर्ट में सितंबर 2011 में पुलिस को जांच की स्टेटस रिपोर्ट देनी थी, तो उसमें कोई प्रगति न पाकर हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस आयुक्त को इस मामले की जांच एक समक्ष एजेंसी को सौंपने के लिए कहा। अदालत का आदेश आने के बाद पुलिस आयुक्त ने अक्टूबर 2011 में रवि के अपहरण की जांच का जिम्मा एंटी किडनैपिंग यूनिट की सुपुर्द कर दिया। उन दिनों एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सक्षम किडनैपिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता था। इस मामले की जांच का काम सबसे पहले इस यूनिट के एसआई हरिवंश को सौंपा गया। फाइल हाथ में लेने के बाद उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया और उसके बाद नए सिरे से सभी संदिग्धों को बुलाकर उनसे पूछताछ का काम शुरू किया। इस काम में 2 महीने का वक्त गुजर गया। इससे पहले कि वो जांच को आगे बढ़ाते, अपराध शाखा से उनका तबादला हो गया। इसके बाद जांच का काम एसआई रजनीकांत को सौंपा गया। रजनीकांत को लगा कि कमल सिंगला जैसे एक अमीर इंसान की एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ऐसी घनिष्ठता के पीछे कोई वजह तो जरूर होगी। उन्हें रवि के पिता जय भगवान के आरोपों में कुछ सच्चाई दिखाई दी। अभी तक की पूछताछ में हर अधिकारी के सामने इस मामले की 3 मुख्य संदिग्ध कमल सिंगला, शकुंतला, उसका भाई राजू एक ही कहानी सुना रहे थे। अगर वो झूठ बोल रहे थे तो सच्चाई बाहर लाने का अब एक ही रास्ता बचा था कि उनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। वैसे रजनीकांत को लगा कि इस मामले में शकुंतला और कमल की मिली भगत की आशंका ज्यादा हो सकती है, इसलिए तीनों संदिग्धों से लंबी पूछताछ के बाद रजनीकांत ने अदालत के आदेश लेकर 2 मार्च 2012 को शकुंतला, उसके भाई राजू और कमल का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया। लेकिन पॉलीग्राफी परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद जांच अधिकारी रजनीकांत की उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि तीनों ही संदिग्ध प्रशिक्षण में खरे उतरे थे। लेकिन ना जाने क्यों रजनीकांत इस नतीजे से संतुष्ट नहीं थे, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और दूसरे पहलुओं को टटोलते हुए जांच को आगे बढ़ाते रहे। रवि के पिता की तरफ से शकुंतला और उसके परिवार पर आरोप लगाए जाने के बाद उन्होंने जय भगवान के घर आना जाना भी बंद कर दिया। संयोग से जांच अधिकारी रजनीकांत का भी तबादला हो गया, तो उसके बाद एसआई सूरजभान आए। कुछ दिनों के बाद उनका भी तबादला हो गया, तो एसआई धीरज के हाथ में जांच आई। कुछ महीनों तक जांच उनके हाथ में रही। फिर उनके तबादले के बाद एसआई पलविंदर को जांच का काम सौंपा गया। फिर 2017 के शुरू होते ही उनका भी तबादला हो गया।
इसके बाद जांच की जिम्मेदारी मिली एसआई जोगेंद्र सिंह को। इसी दौरान मार्च 2017 में इस केस की स्टेटस रिपोर्ट देखकर हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि तीनों संदिग्धों की ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट कराया जाए। एसआई जोगेंद्र ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तीनों के इस टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की। अदालत में तीनों आरोपियों को पेश कर जोगेंद्र सिंह ने ब्रेन मैपिंग के लिए उनकी हामी भी हासिल कर ली। इसके बाद तीनों का 2 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2017 के बीच गुजरात के गांधीनगर में ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया। वहां जाकर कमल और राजू ने तो टेस्ट करा लिया, मगर शकुंतला ने तबीयत बिगड़ने की बात कहकर ब्रेन मैपिंग कराने से इनकार कर दिया। लेकिन ब्रेन मैपिंग के जो परिणाम पुलिस के सामने आए उसने जोगेंद्र सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि राजू ब्रेन मैपिंग टेस्ट में सत्य पाया गया, लेकिन ऐसे कई सवाल थे जिनके कारण कमल सिंगला पर अब इस मामले में शामिल होने का भी शक शुरू हो गया था। एसआई जोगेंद्र सिंह समझ गए थे कि इस जांच को आगे ले जाने के लिए उन्हें अलवर में डेरा डालना पड़ेगा। आगे की कार्रवाई कर ही रहे थे कि मार्च 2018 में अचानक उनका भी तबादला हो गया। जोगेंद्र सिंह की जांच से कम अनुसंधान का काम एक कदम आगे तो बढ़ गया था और जांच के लिए एक टारगेट भी तय हो गया था। इसी बीच जांच के नए अधिकारी के रूप में एएसआई कर्मवीर मलिक को रवि के अपहरण केस की फाइल सौंपी गई। उन्होंने जांच का काम हाथ में लेते ही पहले पूरी फाइल का अध्ययन किया। केस की बारीकियों को गौर से समझने के बाद उन्होंने अपने दो सबसे खास एसआई जयवीर और नरेश के साथ कांस्टेबल हरेंद्र की टीम बनाई। इसके बाद टीम को उन तीनों संदिग्धों को लाने के लिए अलवर रवाना किया गया, जिनका नाम बार बार इस केस में सामने आ रहा था। जयवीर और नरेश जब अलवर के टपुकड़ा गए तो वहां संयोग से उन्हें राजू मिल गया। राजू ने पूछताछ में जो कुछ बताया उसके बाद एक अलग ही कहानी सामने आई। पता चला कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट होने के बाद जब शकुंतला और कमल गुजरात से वापस लौटे तो कुछ रोज बाद ही अचानक शकुंतला घर से भाग गई। पिछले कुछ समय से कमल जिस तरह शकुंतला के करीब आ रहा था और शकुंतला भी ज्यादा वक्त उसके ही साथ बिताने लगी थी, उसे देखकर घर वालों को लगा कि शकुंतला के भागने में कमल का हाथ है। इसीलिए उन्होंने कमल से शकुंतला के बारे में पूछा, लेकिन वो साफ मुकर गया कि उसे शकुंतला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लिहाजा परिवार वालों ने कमल सिंगला के खिलाफ शकुंतला के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन कमल पुलिस के हाथ आने से पहले ही फरार हो गया। अलवर पुलिस कमल को तलाश कर ही रही थी कि इसी बीच कमल के एक ड्राइवर बबली ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया कि उसने शकुंतला से शादी कर ली है और पुलिस बिना वजह उसके मालिक को परेशान कर रही है। बबली ने साथ में आर्य समाज मंदिर में हुई शकुंतला से अपनी शादी का प्रमाण पत्र भी दिया था। उसी के साथ में शकुंतला की तरफ से भी एक शपथ पत्र संलग्न था, जिसमें उसने बबली से शादी करने की पुष्टि की थी। हाई कोर्ट ने अलवर पुलिस को कमल के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले को खत्म करने का आदेश दे दिया। इसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर रद्द हो गई। शकुंतला के भाई राजू ने जो कुछ बताया था उसे जानने के बाद एएसआई जयवीर की इस मामले में दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। कमल से मिलने की उनकी बेताबी बढ़ गई, लेकिन इससे पहले बबली से मिलना जरूरी था, क्योंकि उसने शकुंतला से शादी की थी, जिस कारण अब संदेह के दायरे में सबसे पहले वही आ रहा था। पुलिस टीम ने टपुकड़ा थाने जाकर जब कमल के खिलाफ दर्ज हुई केस के बारे में जानकारी हासिल की तो उस केस की फाइल में बबली नाम के उसके ड्राइवर के घर का पता मिल गया। एएसआई जयवीर ने बबली के घर का पता हासिल किया और उसके गांव बागोर पहुंच गए। बबली के घर उसके माता पिता के अलावा पत्नी और 3 बच्चे भी मिले। बबली की पत्नी से मिलने के बाद तो एएसआई जयवीर का सर ही चकरा गया, क्योंकि उनकी पत्नी शकुंतला नहीं बल्कि कोई अन्य महिला थी, और वो भी 3 बच्चों की माँ। कहानी में अब दिलचस्प मोड़ आ गया था। पुलिस टीम ने जब परिजनों से बबली के बारे में पूछा तो पता चला कि लूटपाट के एक मामले में बबली कोटा जेल में बंद है। अब तो बबली से मिलना क्राइम ब्रांच के लिए बेहद जरूरी हो गया था। जयवीर और नरेश ने परिजनों से बबली के बारे में तमाम जानकारी लेकर कोटा की अदालत में उस जेल में मुलाकात करके पूछताछ करने की अनुमति मांगी। पुलिस टीम को पूछताछ की इजाजत मिल गई और जयवीर सिंह अपनी टीम के साथ कोटा जेल में जब बबली से मिले तो रवि के अपहरण केस की तस्वीर पूरी तरह साफ हुई। बबली ने बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं। वो 1.5 साल से कमल सिंगला के पास ड्राइवर की नौकरी कर रहा है।
कुछ महीने पहले अचानक जब शकुंतला के घर से भागने के बाद उसके घर वालों ने कमल के खिलाफ शकुंतला के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई तो कमल ने बबली को कुछ रुपए देकर दबाव डाला कि वो हाई कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल कर दे कि उसने शकुंतला से शादी कर ली है। बबली ने खुलासा किया कि वकील कराने से लेकर शकुंतला का शपथ पत्र और शकुंतला से उसकी शादी का आर्य समाज मंदिर का प्रमाण पत्र कमल ने ही उसे उपलब्ध कराया था। क्योंकि वो नौकरी और पैसे के लालच में मजबूर था, इसलिए उसने कमल के कहने पर यह काम कर दिया था। इसी के कारण कमल के खिलाफ दर्ज शकुंतला के अपहरण का मामला खत्म हो गया था। पुलिस जिस कमल को मासूम मान रही थी उसका सातिर चेहरा सामने आ गया था। पुलिस को यकीन हो गया था कि रवि के अपहरण और उसकी हत्या में भी कमल का ही हाथ होगा। एएसआई जयवीर की टीम बार बार अलवर में कमल सिंगला और शकुंतला की तलाश के लिए जाती, लेकिन उन दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। क्राइम ब्रांच की इस टीम में एक कांस्टेबल हरेंद्र संयोग से राजस्थान का ही रहने वाला था। उसकी मदद से पुलिस टीम को स्थानीय स्तर पर ऐसे लोगों की मदद मिलने लगी जिससे कमल और शकुंतला के बारे में छन छन कर जानकारियां सामने आने लगी थी। लेकिन इस पूरी कवायद में कई महीने गुजर गए। इसी बीच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के एसपी सुरेंद्र गुलिया ने रवि के अपहरण की जांच करने वाले इंस्पेक्टर कमलेश्वर राय और एसआई करवीर सिंह, एएसआई जयवीर सिंह, नरेश कुमार तथा कांस्टेबल हरेंद्र से जांच में तेजी लाने के लिए कहा। तब तक पुलिस टीम को कमल सिंगला के मोबाइल का नंबर हासिल हो चुका था। कमल के फोन नंबर की मॉनिटरिंग शुरू हो गई और उसकी कॉल डिटेल्स निकालने का काम भी शुरू हो गया। रवि के अपहरण में कमल की भूमिका होने की पुष्टि हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया। लेकिन जब वो कहीं नहीं मिला तो उसे भगोड़ा घोषित करके उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस ने घोषित कर दिया। उसी दौरान पुलिस ने उसके घर की कुर्की के लिए वारंट भी जारी करवा लिए। पुलिस की एक टीम ने स्थायी रूप से अलवर में ही डेरा डाल दिया। मोबाइल की लोकेशन और उससे बात करने वाले हर शख्स की जानकारी अलवर में बैठी पुलिस टीम को मिल रही थी। लेकिन इसे संयोग कहें या कमल की किस्मत, क्योंकि पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही वो मौजूद जगह से निकल जाता था। लेकिन जब पुलिस किसी को पकड़ने की ठान लेती है तो देर से ही सही, लेकिन चालाक अपराधी भी पुलिस के चंगुल में फंस जाता है। आखिरकार 27 सितंबर 2019 को कमल सिंगला को अलवर की शालीमार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ भी उसका एक घर था जहाँ छिपकर वो रह रहा था। हालांकि शकुंतला उसके साथ नहीं थी, लेकिन कमल का पकड़ा जाना भी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि थी। दिल्ली लाकर जब पुलिस उससे पूछताछ शुरू की तो वो हमेशा की तरह पुलिस को अपने झूठ के जाल में उलझाने की कोशिश करता रहा। लेकिन इस बार जांच दल के पास उसके खिलाफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट से लेकर बबली के अदालत में शकुंतला की शादी से जुड़ा गलत शपथ पत्र दिलाने जैसे कई ठोस सबूत मौजूद थे, जिनका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। पुलिस टीम ने थोड़ी सख्ती की तो कमल सिंगला सब कुछ तोते की तरह बताने लगा। पूछताछ में पता चला कि रवि का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी और इस काम में उसकी मदद उसके ड्राइवर गणेश महतो ने की थी। गणेश को उसने 2012 में ही नौकरी से हटा दिया था। इसके बाद वो बिहार चला गया। कमल ये तो नहीं बता सका कि ड्राइवर गणेश किस गांव का है और उसका फोन नंबर क्या है, लेकिन दिल्ली में रहने वाले उसके जीजा अनिल का नंबर पुलिस को कमल से मिल गया। पुलिस टीम ने उसी दिन अनिल से संपर्क किया और गणेश महतो के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अनिल को साथ लेकर पुलिस टीम तत्काल बिहार के समस्तीपुर में करवाना थाना अंतर्गत चक महेशी गांव पहुंची, जहां से गणेश महतो पुत्र सुरेश महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने शुरुआती पूछताछ में ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस टीम गणेश को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले आई। इसके बाद कमल व गणेश से आमने सामने बैठकर पूछताछ की गई। फिर उनसे हुई पूछताछ का मिलान किया गया। पुलिस टीम दोनों को लेकर कपूपड़ा थाना गई, जहां स्थानीय पुलिस की मदद से कमल के ऑफिस के सामने एक खाली प्लॉट की जेसीबी मशीनों से खुदाई करवाई, जिसमें करीब 25 मानव अस्थियां बरामद हुई, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। ये अस्थियां रवि कुमार की थीं या नहीं, ये पुष्टि करने के लिए पुलिस ने 10 अक्टूबर 2019 को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में डीएनए जांच के लिए जय भगवान और उनकी पत्नी के ब्लड सैंपल ली। रवि कुमार के अपहरण व हत्या के मामले की जांच जितनी पेचीदा थी, उसके अपहरण व हत्या की कहानी उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है, जिससे पता चलता है कि प्रेम में अंधा एक आशिक किस तरह सातिराना अपराधी की तरह
न सिर्फ अपने गुनाह को अंजाम देता रहा बल्कि 8 साल तक चली जांच में पुलिस की आंखों में धूल भी झोंकता रहा। थार 10 में टपुकड़ा में रहने वाली शकुंतला अचानक कमल सिंगला के संपर्क में आई थी। कमल का ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का कारोबार था। उसके कुछ ट्रक, टैक्सियां और मेटारोल भी किराए पर चलते थे। इसके अलावा कमल प्लॉट लेकर उसमें फ्लैट बनाकर बेचने का भी काम करता रहता था। साल 2010 में कमल ने शकुंतला के पड़ोस में एक खाली प्लॉट लेकर उसमें फ्लैट निर्माण का काम कराया तो इसी दौरान बगल के मकान में रहने वाली शकुंतला पर नजर पड़ी। कमल उन दिनों ठीक से बालिग भी नहीं हुआ था, जबकि तीखे नाक, नक्श और गदरा बदन वाली शकुंतला जवानी की दहलीज पर पहले ही कदम रख चुकी थी। यहीं पर दोनों की एक दूसरे से आंखें लड़ी और कमल ने किसी तरह शकुंतला के घर में आना जाना शुरू कर दिया। दोनों का इस परवान चढ़ने लगा और नाजायज रिश्ते भी बन गए, जबकि परिवार बेटी की इस करतूत से अनजान था। इसी बीच 8 फरवरी 2011 को परिवार ने शकुंतला की शादी समालखा के रवि से कर दी। कमल को जब शकुंतला के रिश्ते की भनक लगी तो उसने शकुंतला से इसका विरोध किया, उस पर दबाव बनाया कि वो अपने परिवार वालों से इस रिश्ते के लिए मना कर दे, लेकिन लाज और माता पिता के डर से शकुंतला ऐसा न कर सकी। इसी असमंजस में उसके हाथ में किसी और के नाम की मेहंदी लग गई, लेकिन कमल सिंगला ने तय कर लिया था कि वो शकुंतला को किसी और की होने नहीं देगा। उसके मन में एक साजिश पलने लगी। साजिश के तहत रवि को देखने जाने के लिए जब शकुंतला के परिवार वाले पहली बार गए तो कमल खुद अपनी गाड़ी में परिवार के लोगों को लेकर गया था। शकुंतला की शादी होने तक जितनी बार भी उसका परिवार रवि के घर गया, हर बार कमल ही उन्हें अपनी गाड़ी से लेकर दिल्ली गया। जैसे तैसे शादी हो गई, लेकिन ससुराल जाने से पहले ही कमल ने शकुंतला से वादा ले लिया था कि वो ससुराल जा तो रही है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपना तन अपने पति को न सौंपे। शकुंतला खुद ये शादी मजबूरी में कर रही थी, इसलिए उसने भी कमल से वादा कर लिया कि ऐसा ही होगा, लेकिन तुमको अगर मुझे अपनी बनाना है तो जल्द ही कुछ करना होगा। शादी के बाद उसने इसी साजिश के तहत बहाने बनाकर रवि को अपना शरीर छूने तक नहीं दिया। इस दौरान कमल के दिमाग में रवि को रास्ते से हटाने की एक साजिश तैयार हो चुकी थी। साजिश के मुताबिक 20 मार्च 2011 को रवि अपनी ससुराल टपुकड़ा अलवर पहुंचा तो कमल भी उससे दोस्त की तरह मिला, दोस्त की तरह घुमाया फिराया। अगले दिन सुबह ही रवि शकुंतला को लेकर दिल्ली में अपने घर समालखा चला गया। इसी दौरान कमल ने शकुंतला को अपनी साजिश समझा दी। साजिश के तहत 22 मार्च की दोपहर में शकुंतला अपनी सास से जीत करके रवि को अपनी बहन के घर जाने के लिए साथ ले गई। कमलेश का घर करीब 3 किलोमीटर दूर था। घर से निकलकर जैसे ही रवि शकुंतला को लेकर मेन रोड पर पहुंचा, किसी सवारी को बुलाने के लिए आगे बढ़ा तो वहां उससे पहले ही सामने अपनी सफेद सेंट्रो कार का बोनट खोलकर कमल अपने ड्राइवर गणेश के साथ खड़ा मिला। उसने रवि और शकुंतला को देखकर चौंकने का अभिवादन करते हुए कहा कि वो किसी काम से समालखा आए थे, लेकिन गाड़ी बंद हो गई, जो इसी वक्त ही ठीक हुई है। कमल ने साजिश के तहत जिद करके रवि और शकुंतला को गाड़ी में बैठा लिया और बोला कि वो उन्हें कमलेश के घर छोड़ता हुआ निकल जाएगा। संकोच बस रवि कुछ नहीं बोला। दरअसल कमल सोची समझी साजिश के तहत वहां बोनट खोलकर उन्हीं दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद कमल ने गाड़ी में रवि को अपनी बातों के जाल में फंसाकर शकुंतला को कमलेश के घर के पास छोड़ने के लिए मना लिया। कमल ने रवि से कहा कि वो उसके साथ समालखा में एक परिचित के घर चले, जहां से कुछ पैसे लेने हैं। रवि इनकार नहीं कर सका। कमलेश के घर से कुछ दूर शकुंतला को छोड़कर वो गाड़ी को आगे बढ़ा ले गए। गाड़ी गणेश चला रहा था, कमल और रवि पीछे बैठे थे। कुछ दूर जाने के बाद प्यास का बहाना करके कमल ने डिग्गी से 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकलवा कर एक खुद पी, दूसरी रवि को पिलाई। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीते ही रवि का सिर चकराने लगा था और उस पर बेहोशी छा गई। थोड़ी ही देर में रवि पूरी तरह बेहोश हो गया। कमल ने गाड़ी में बेहोश पड़े रवि की गला दबाकर हत्या कर दी। उसने रवि के मोबाइल फोन को बंद किया और रास्ते में फोन की बैटरी, सिम कार्ड और दूसरे हिस्से तोड़कर फेंक दिए। ड्राइवर गणेश कमल के आदेश पर गाड़ी अलवर ले आया। वहां पहुंचकर कमल ने बिल्डिंग मटेरियल के अपने गोदाम में पड़ी रोड़ी हटाई और रवि के शव को 5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया और उस पर फिर से रोड़ी डाल दी। कमल वारदात वाले दिन अपना मोबाइल दिल्ली नहीं ले गया था।
इधर रवि के घर नहीं पहुंचने पर शकुंतला ने उसके परिवार वालों को वही कहानी सुना दी जो कमल ने उसे पढ़ाई थी। पुलिस को पूछताछ में ना तो शकुंतला ने और ना ही उसके ससुराल वालों ने ये बात बताई थी। उसके पास मोबाइल फोन भी है। शकुंतला ने पुलिस को बताया कि शादी से पहले उसके पास एक मोबाइल फोन था, लेकिन वो उसे जब दोबारा आई तो अपने भाई को दे आई थी। इसलिए शुरू से ही पुलिस ने इस केस में शकुंतला के मोबाइल फोन की भी कॉल डिटेल्स निकलवाने की जरूरत महसूस नहीं की। मृतक रवि के मोबाइल की जो कॉल डिटेल पुलिस ने निकलवाई उसमें भी कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला था, इसलिए भी पुलिस ने मोबाइल डिटेल की थ्योरी पर ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन जब कमल से पूछताछ हुई तो खुलासा हुआ कि साजिश के तौर पर शकुंतला अपना मोबाइल फोन छुपाकर साथ ले आई थी, लेकिन उसे साइलेंट करके अपने पर्स में छुपा कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर कमल से बात हो सके। 22 मार्च 2011 की दोपहर को शकुंतला कमल के ड्राइवर के मोबाइल से आए मैसेज के बाद ही वो घर से पति रवि को लेकर निकली थी, जिसमें उसने बताया था कि वो सड़क पर उसका इंतजार कर रहा है। शकुंतला जब तक अपनी ससुराल में रही उसने किसी को भी ये भनक नहीं लगने दिया कि वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान वो न सिर्फ छिप छिप कर कमल से बातें करती रही, बल्कि उसे वहां होने वाली हर गतिविधि की जानकारी देकर उससे लाश ठिकाने लगा देने की जानकारी भी लेती रही। क्राइम ब्रांच ने जब जय भगवान के शक के आधार पर कमल सिंगला को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा। लिहाजा उसने पूछताछ के लिए जाने से पहले एक दिन औने पौने दाम में खाली प्लॉट में पड़ी रोड़ी को बेचकर ड्राइवर गणेश के साथ उसने नीचे पड़ी जमीन की खुदाई की। वहां कई फुट की खुदाई के बाद उसे रवि का शव मिल गया। 5 महीने में शव हड्डियों का ढांचा बन चुका था। कमल ने हड्डियों के ढांचे को गड्ढे से निकालकर प्लास्टिक की बोरी में भरा। अस्थि पंजर बटोरना बेहद मुश्किल था, लेकिन उसने सावधानी से अस्थियों को बटोरकर हड्डियों से भरी बोरी को अपने एक ट्रक में रखवाया और उसकी छत पर खुद बैठ गया। अलवर से रेवाड़ी के रास्ते में 70 किलोमीटर के रास्ते पर एक एक हड्डी को बोरी से निकालकर जंगल की तरफ फेंकता चला गया। रवि की हड्डियों को ठिकाने लगाने के बाद कमल ने अपने ड्राइवर गणेश को 70,000 रुपए दिए और उससे कहा कि अब अपने गांव चला जाए और कभी वापस ना आए, क्योंकि हो सकता है पुलिस उसे पकड़ ना ले। इसी दौरान शकुंतला भी अलवर में आ चुकी थी। कुछ दिन तक तो कमल उससे छिप छिप कर ही मिलता रहा, लेकिन बाद में उसने उसके परिवार से हमदर्दी का दिखावा करके कहा कि उसका एक ड्राइवर है जो कुंवारा है, वो शकुंतला की शादी उसके साथ करवा देगा। कमल ने बेहद सातिराना ढंग से अपने ड्राइवर बबली के साथ शकुंतला की शादी का ढोंग रचा और उसके बाद टपुकड़ा में ही एक दूसरे इलाके में मकान लेकर दे दिया। लेकिन वहीं बबली की जगह वो खुद शकुंतला के साथ पति की तरह रहता था। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि कमल और शकुंतला का एक बच्चा भी हो चुका है। हालांकि समाज के सामने कमल शकुंतला को बबली की पत्नी ही बताता था। जब कमल का ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ और उसे शकुंतला के साथ उसके संबंधों को लेकर सवाल जवाब हुए तो पुलिस को पहली बार उसके नाजायज संबंधों पर शक हुआ था। इसी टेस्ट की रिपोर्ट के बाद से पुलिस की नजर में चढ़ गया था। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद से ही शकुंतला और कमल पकड़े जाने के डर से फरार हो गए, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया। वे किसी भी स्थान पर कुछ दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। महीनों से कमल व शकुंतला लगातार अपने फोन नंबर बदल रहे थे। क्राइम ब्रांच ने कड़ी मशक्कत के बाद कमल के खाली प्लॉट की खुदाई करवाकर उसकी रीढ़, कूल्हे और कमर के हिस्से की हड्डियां और पसलियों के 25 टुकड़े बरामद किए, जिनका टेस्ट कराया गया तो वो उसके पिता के डीएनए से मैच कर गईं। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अपहरण की धारा 364 के साथ हत्या की धारा 302, सबूत नष्ट करने की धारा 201 व साजिश रचने की धारा 120 भी जोड़कर कमल व गणेश को जेल भेज दिया। इधर शकुंतला ने अपनी गिरफ्तारी पर कोर्ट से स्टे ले लिया, लेकिन जब अदालत ने रवि के अपहरण व हत्या के मामले में शकुंतला के शामिल होने के साक्ष्य पेश किए तो अदालत ने उसका स्टे खारिज कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। शकुंतला को जब इसकी भनक लगी तो इस बार फिर उसने दिल्ली पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल शुरू कर दिया। पुलिस छापे मारती रही, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगी तो दिल्ली पुलिस आयुक्त ने उसकी गिरफ्तारी पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इनाम घोषित होने के बाद क्राइम ब्रांच की कई टीमें महीनों से शकुंतला की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी थी। 17 जुलाई को क्राइम ब्रांच के स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड 2 में तैनात एएसआई प्रदीप गोदरा को अपने एक मुखबिर से शकुंतला के अलवर में ही एक स्थान पर छिपे होने की जानकारी मिली।
प्रदीप गोदरा ने अपने इंस्पेक्टर राजीव रंजन को सारी बात बताई। राजीव रंजन ने जब इस बारे में अपने एसीपी डॉ विकास शौकत को बताया तो उन्होंने राजीव रंजन और प्रदीप गोदरा के साथ एएसआई कुलभूषण, नरेश, कांस्टेबल राजेंद्र आर्य, दिनेश, हिमांशु, विनोद, महिला कांस्टेबल ममता को अलवर रवाना कर दिया। संयोग से बताए गए स्थान पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। अदालत में पेश कर उसे 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में जब पूछताछ की गई तो उसने भी रवि के अपहरण व हत्याकांड की वही कहानी सुनाई जो कमल पहले ही बता चुका था। शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद 10 साल पहले हुए रवि कुमार हत्याकांड का अंत हो गया।